हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल के अंदर। आज हम आपको वो लटके हुए और वो उतरे हुए चेहरे दिखाना चाहेंगे उन महिलाओं के और उन मासूम बच्चों के और उस मेहनतकश लोगों के जो 2 जून की रोटी कमाकर अपने घर को आते हैं, लेकिन जैसे ही शान ढले अपने घर पहुंचते हैं वो मज़दूर लोग तो आकर देखते हैं कि उनका आशियाना बिल्कुल बिखरा हुआ है, उनकी चौखट, उनके दर, उनकी दीवारें सब ढह चुकी हैं। एक ऐसा मंज़र देख के सबका कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन किसी ने क्या यूं इस तरह से कहा था कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, और उनके लिए कहा गया है कि उन्हें तरस नहीं आता बस्तियाँ ढाने में। आज एक ऐसी ही बस्ती को एक पीले पंजे ने, बुलडोज़र ने आके ज़मींदोज़ करने का काम किया है। यह मैं कहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से जहाँ उन्होंने उन महिलाओं के चेहरे को दिखाया, फिर मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए हैं, कि वो दिखाएं उन लोगों को कि इतनी भारी मात्रा में खड़े सैकड़ों लोग, लेकिन आज किसी की ज़ुबान से उफ निकलने को भी तैयार नहीं है। क्या यह शासन का खौफ है, ये प्रशासन की गुंडई है, या फिर कुछ और है? कि क्या वजह रही, आखिर सब ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? क्या यहाँ से कोई मौत हो गई है, क्या कोई बड़ा हादसा? लेकिन एक गरीब का, अगर मेहनत कश एक मज़दूर का एक दीवार की ईंट को भी हाथ लगा दिया जाता है तो उसके पसीने आ जाते हैं। लेकिन आज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उनके घरों को, उनकी मेहनतों को जो उन्होंने धीरे धीरे करके पाई पाई करके जोड़ा और इस मकान को तैयार किया। और सिर्फ बात इस मकान की नहीं है, जैसे भी यहाँ हम नज़र दौड़ाते हैं डिकोली बंथला मार्ग पर, तो वहीं से दिखाएंगे उस पेड़ से कि पूरी तरह से ये पूरी कॉलोनी ज़मींदोज़ करने का काम आज योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र ने किया है। क्या है आखिर पूरा मामला, आज हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आज हम उन ऊबड़ खाबड़ जगहों पर, जो कभी यहाँ एक बेहतरीन और पुरसुकून घर था और उस घर के अंदर दीवारें और वो मकान था जिसके नीचे रात और दिन मेहनत करके वो अपना सर छुपाने का काम करते थे, लेकिन आज ठीक इसका उल्टा हुआ है और वो घर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है इस घर को देखकर कि शायद आज इनके चूल्हे भी शायद ही न जल पाए। आज हम इन महिलाओं से मिलकर पूछने की कोशिश करेंगे कि आप अपने दर्द को क्या ज़ुबान देने की कोशिश करेंगे। जी, मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि आज जो आपके साथ हुआ है, आपके जो आंसू हैं, ये आंसू आपको आप प्रशासन तक पहुंचेंगे। जी, आज जो आप जिस तकलीफ़ में हैं, आपकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करता है सहारा न्यूज़ 24। जी, आज क्या हुआ है, सारा मामला बताएं आप। हम इतने मजबूर थे, हमने हर किसी से कही, किसी ने, पुलिस वालों ने, प्रधान ने, किसी ने भी नहीं सुनी हमारी। हम पाँव तलक के भी पड़े, हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। घर अच्छा, एक बात ये बताई जा रही है कि आपके पास पक्की रजिस्ट्री है, यहाँ के बैनामे हैं, लेकिन आप उन बैनामों को लिए खड़ी रह गई और उन महिलाओं को, आपके पुरुष मजदूरी करने के लिए गए थे और इधर बुलडोज़र आता है और वह ढहा देता है। सुना है आप रोती बिलखती रही, लेकिन प्रशासन को कोई तरस नहीं है। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने पेट तलक के भी पकड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। बस हमने ये भी कहा कि थोड़ी देर भी रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं, ना प्रशासन ने, ना पुलिस ने, ना प्रधान ने, ना किसी ने भी नहीं सुनी हमारी बात, किसी ने भी नहीं सुनी। अच्छा, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले पति क्या कार्य करते हैं? सुना है वो मजदूरी कर पेट पालने वाले, उनके लिए तो एक बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्या कहेंगी? हम तो छोटे से आदमी हैं, देखो हमारे आदमी मजदूरी करके लाते हैं तो हम खा लेते हैं। कसम खा के कहती हूँ कि कभी कभी तो हमारे तो 3 दिन से जब से इन्होंने नोटिस वोटिस भिजवाया ना, हमारे घर में खाना तलक, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का, एक 5 साल का, उन्हें भूखे सुलाए। कई दिन से हम भूखे हैं, आज भी हम भूखे ही खड़े हैं यहाँ पे। हम चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया है। आज इस गरीब महिला के आंसू, सुना है इन आह के अंदर एक बड़ी तकलीफ़ होती है। हम और लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश करते हैं। आप इस परिवार से हैं, आपके मकान को भी पूरी तरह बुलडोज़र ने आकर तोड़ दिया है। जी,
इस तकलीफ में हैं, आपकी आवाज़ आपके प्रधानमंत्री तक और आपके डीएम महोदय तक पहुंच रही है, क्या बताएंगे आप? मैं ये चाहूँगी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारे घरों को तोड़ दिया गया है। कुछ आमद दरामद करने के बाद भी हमारे घरों में बुलडोजर चला दी गई और हमें भी धमकी दे दी गई है, निकाल लो सामान न तुम्हें भी इधर उधर कर देंगे, उल्टा सुद्धा में भी कहा गया। अच्छा, जब से ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई है तब से यहाँ कोई जिम्मेदार, कोई नेता, कोई चेयरमैन, कोई ऐसा आया है कि आपको आंसू पोंछने का कार्य किया हो, किसी ने तसल्ली बख्श बात की हो? कोई चेयरमैन नहीं आया जी, कोई ना अधिकारी आया हमारे पास, सबने मना कर दिया। हमने बुलाए, फोन किए, तब भी ना आए हमारे पास। हम तो काम नहीं है वहाँ जी, हमारा कोई काम नहीं है कि हम नहीं आएंगे, हमारा क्या काम, वो तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। अच्छा, कोर्ट के आदेशों के ऊपर पुलिस बल आता है और यहाँ तब ऐसी खामोशी हो जाती है कि अगर यहाँ एक सुई भी गिराई जाती है तो उसकी भी आवाज़ हो। लेकिन धीरे धीरे बस्ती वालों ने हिम्मत दिखाई है, मीडिया के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है कि अब इसके बाद क्या होगा। आप क्या मानती हैं? सर, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए कि उनकी भी, जो अगर हमारी एलएमसी में ज़मीन है उनकी भी नपनी चाहिए और हमारी भी। हमारी 50-100 गज की ज़मीन है, इसमें भी आप हमारे बेईमानी कर रहे अच्छा, हैं। इसका असली कसूरवार आप किसे मानती हैं? जी, हम कदीर को मानते हैं और उसका बड़ा बेटा जमील को मानते हैं। जमील, और वो उनका कहना है कि हमने कानून के सामने बात रखी है, कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है, यह अदालत का फैसला है, ये कहना है विपक्ष का। झूठ बोलते हैं जी, सब झूठी बात है, सब झूठ बोलते हैं। कदीर भी, उसका बेटा भी, जो भी कोई है, सबकी साजिश है जी, सबने साजिश से खेल खेला हमारे साथ में। हमारा आदमी भी नहीं थे यहाँ पे। जी, हम लगातार इन महिलाओं से और इन बालिकाओं से मिलकर इनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ बैनामों के साथ इन टूटे हुए मकानों के मालिक से हम बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नोमान नाम है मेरा। ये किस तरह के पेपर लिए खड़े हैं? ये मेरे ज़मीन के पेपर हैं, रजिस्टर्ड हैं और खसरा खतौनी सारी है हमारे पास। चालू खेत में मकान बना हुआ है और सही तरीके से मकान बना हुआ है। मतलब कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश की आपने अवहेलना की, उस जगह को घेरने की कोशिश की, जिस जगह को सरकारी जगह थी उस पर जगह करने की आप तब तक उस जमीन को दबा रहे जब तक कि प्रशासन हरकत में नहीं आ गया। हमने कोई कब्जा अवैध नहीं किया गया, उनकी तरफ से 11.5 फुट इतना अंदर गया, 3 बार नपाई हुई है, उसके बाद में क्या उनका मसाला हुआ, हमारी तरफ ज़मीन निकाल दी गई है। माननीय न्यायालय के आदेश हैं कि इस राह को चौड़ा कर दिया जाए, आप माननीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ बता रहे हैं, क्या माननीय न्यायालय को आप गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं न्यायालय साहब को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अदम पैरवी में हमारी जो है खारिज कर दी गई। मेरी अम्मी बीमार चल रही है कई साल से, सारा मेडिकल मेरा सरकारी है, मेरी अम्मी का, मेरे अब्बा जी मेरठ में रहते हैं, उनका सारा मेडिकल सरकारी है, हम उसमें लगे हुए हैं। और बाकी एक आदमी और कैंसर का मरीज यहीं मरा है, वो भी इनके चाचा, तो वो भी कैंसर से मरे, उनका भी काफ़ी समय तक लंबा इलाज चला, हम पैरवी नहीं कर पाए, उन्होंने खारिज कर दी गई। अच्छा, पैरवी ना करने के लिए इस गली के अंदर एक पूरी बस्ती है, ये अंबेडकर दलित बाहुल्य बस्ती है, अंबेडकर कॉलोनी, इसके अंदर पूरी बस्ती जमींदोज हुई है लगभग। तो उसके अंदर अगर आप किसी कारणवश पैरवी नहीं कर पाए तो और परिवार कहाँ थे? अदालत को ये सख्त फैसला लेने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? क्या आप इस बात को समझते हैं? मैं समझता हूं और इसलिए बताना चाहता हूं कि सारे लोग, आपको पता है, कबाड़ा चुगते हैं, कोई पन्नी चुगता है, इस तरह से प्लास्टिक की बोतलें वगैरह चुग के अपने घर में चूल्हा जलाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कोई बड़ा काम हो या बड़ा कारोबार हो कि तारीख कर लें। अपने घर में हमारे सब्जी नहीं बन पाती, इसीलिए हमारे से तारीख नहीं लग पाई। और यदि अगर मैं वहाँ चला गया तो दूसरा उनका, भैया अगर मैं काम नहीं, अगर कोई पन्नी चुगता है, कोई गरीबी के काम करता है, कोई फेरी फिरता है, कोई मजदूरी करता है और वो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर लेता है, तो क्या उसके लिए वो अतिक्रमण जायज़ हो जाएगा? नहीं, जायज़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि उसका कम से कम हमें पहले से उसमें आदेश में कम से कम थोड़ा टाइम तो देते, हमें तो पता नहीं आदेश हुआ कब है। अच्छा, ये जो लाल निशान लगाए गए हैं, वो उन लाल निशानों को लगे हुए कितना समय हो चुका? ये 26 तारीख में लगाए गए थे, लेकिन उसमें आदेश नहीं बताए गए थे कोई भी कि क्या है। मैंने बूझने की कोशिश करी थी 26 तारीख में, जब भी उसी दौरान में कानून साहब ने इंस्पेक्टर साहब के पास फ़ोन करके मुझे उठवा लिया गया था चौकी में। मैं 4 घंटे बंद रहा था रेटोल चौकी में। बस मैंने ये पूछा था, मैंने कहा जी किसकी तरफ से आदेश है, क्या है? मैंने कहा हम अपनी तरफ से थोड़ी कार्रवाई कर लें। उन्होंने साहब मना कर दिया, था कि मेरे पास वीडियो है वो।
इतने मात्र इतने मैंने कहा अपने मैं सुधार के लिए ले रहा हूँ और मुझे पुलिस से पकड़वा दिया उन्होंने। अभी और कई सारे लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन महिलाओं का दर्द भी आप लोगों से साझा करने की कोशिश की है। अब एक और मकान मालिक जो अभी किसी तरह से उन्होंने कर्ज पर किस तरह से अपने मकान को बनाया था, उनसे बात मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस मामले को किस तरह से समझते हैं। सर ये मुझे मकान बनाए हुए 1.5 साल हो गए सर। ये मैंने ब्याज पे लेकर बनाया था अपने बच्चों के लिए कि मैं मजदूरी करता हूँ बाहर। तो सर इसका पक्का बैनामा 150 गज का। तो सर ना मुझे ये कोई नोटिस दिया इसके मामले में कि भाई ये तुम्हारा मकान भी टूटेगा। सर ये जो निशान लगवाया गया था, मैंने बोला कि निशान किस वजह से लग रहा है, तो सर उसे कह दिया लगता है निशान ये टूटेंगे, मकान यहाँ तक टूटेंगे। ये बात किसने कही कि ये मकान टूटेंगे और लाल निशान लगा दिया गया? ये सर ये नगर निगम के जो ये आया था, वो क्या बोलते हैं सर, नाम है महबूब था ये और बहत्तर साथी थे उनके, तो वो निशान लगा गए थे सर। मैंने पूछा भी कि निशान ये टूटेंगे कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये मकान बनाने से पहले मैंने ये कदीर बोला मेरे से 2 फुट पीछे रख लेना। कदीर? कौन कदीर? कदीर जिसकी ये जमीन है, ये साइड में इंग्लिश तरफ खाली जमीन पड़ी है, जिन्होंने ये मकान तुड़वाया है। मकान तो माननीय अदालत ने तुड़वाया है। हाँ, तो ये सर उनकी ही उसमें से टूटा है। तो हाँ, पैरवाई जो कर रहे हैं ना वे कर रहे हैं, उन्होंने मुकदमा गिरा रखा। सर मौजूदा रास्ता 11 फुट का पास है, ये 11 फुट का रखा। आगे जो रास्ते में मोड़ है इसमें, वो मोड़ ना घोषित करके रास्ता सीधा ही काट दिया। अच्छा, अब अगला कदम क्या होगा आपका? सर जो इसमें हमारे मोदी योगी साहब है जो अब इसमें जो भी ऑब्जेक्शन ठा जाते हैं वो उसमें क्या आप कानूनी राह को पकड़ने के लिए तैयार हैं कि कानून का सहारा लेंगे और कानून में विश्वास बनाते हुए एक बार फिर कानून की शरण में जाएंगे और फिर माननीय न्यायालय से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से आस्था के ऊपर भी फैसले हुए हैं वो ठीक उसी तरह से हमारी हालात को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए माननीय न्यायालय एक बार फिर हमारा संज्ञान ले। ये उम्मीद करते हैं। अम्बेडकर नगर वासी रटोल और बागपत के रहने वाले और कई सारे लोगों से हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की कि इस तरह पूरा मामला क्या है। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।